आज हमारे हाथ जो सूत्र लगे हैं वो एक सवाल पूछते हैं। सवाल ये कि जब आप किसी के लिए खड़े होते हैं तो उसकी कीमत क्या होती है। और उत्तराखंड के कोटद्वार में एक जिम ट्रेनर हैं दीपक कुमार। उनकी कहानी इसी सवाल का मतलब एक जीता जागता जवाब है। हाँ, एक दुकान के नाम को लेकर एक छोटा सा विवाद हुआ, बहुत छोटा सा, और उसमें उन्होंने दखल दिया और रातों रात मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर हो गए। बिल्कुल। आज हमारे पास जो वीडियो इंटरव्यूज और लेख हैं वो हमें सीधे उस घटना के केंद्र में ले जाते हैं। तो आज हम इन्हीं की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था, क्यों हुआ, और सबसे जरूरी इंसानियत दिखाने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। हाँ, और हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि हुआ क्या था, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की सोच क्या थी। सही बात है। कैसे एक छोटा सा स्थानीय विवाद एक राष्ट्रीय बहस बन गया, और सबसे जरूरी बात, जब एक आम इंसान सिस्टम और भीड़ के सामने खड़ा होता है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से इस कहानी की एक एक परत को कुरेद कर देखते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस दिन से। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन था। हाँ, कोटद्वार में शोएब अहमद का परिवार है जो कई दशकों से एक दुकान चला रहा है, बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। सूत्रों के मुताबिक उस दिन बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने दुकान के बाबा नाम पर आपत्ति जताई। हाँ, उनका तर्क ये था कि ये नाम सिर्फ हिंदू देवता मतलब सिद्ध बली बाबा से जुड़ा हो सकता है और एक मुस्लिम परिवार ये नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये उनका कहना था। और यहाँ माहौल की गंभीरता को समझना जरूरी है। शोएब के जो बुजुर्ग पिता थे वकील अहमद, जिन्हें जैसा कि सूत्रों में बताया गया है पहले ही दोहा टटाक आ चुके हैं। हाँ, और उन्हें घेर कर सफाई मांगी जा रही थी। इसी गर्मा गर्म बहस के बीच में पास में ही जिम चलाने वाले दीपक कुमार वहां पहुंच गए। और जब भीड़ ने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। सिर्फ एक वाक्य। एक वाक्य। और सूत्रों के मुताबिक उस एक वाक्य ने वहां का पूरा माहौल ही बदल दिया। ये तो एक तरह का शॉक वैल्यू था। बिल्कुल। जो लोग धर्म के नाम पर सवाल कर रहे थे वो इस जवाब के लिए तैयार ही नहीं थे। तो उस एक जुमले ने उन्हें उस दुकान पर तो शायद बचा लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, असल में कहानी तो यहाँ से शुरू हुई। हाँ, इसी एक जुमले ने उन्हें एक बहुत बड़े और संगठित विरोध के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल। कहानी का अगला हिस्सा कुछ दिनों बाद 31 जनवरी को शुरू होता है। अच्छा। देहरादून से करीब 150 लोगों की एक भीड़ दीपक के जिम के बाहर जमा हो जाती है। और ये कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। दीपक इंटरव्यू में बताते हैं कि भीड़ उनके और उनके परिवार के लिए मतलब बेहद आपत्तिजनक और गन्नी गालियों का इस्तेमाल कर रही थी। उनका एक बयान है जो बहुत कुछ कहता है। वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता कोई हनुमान भक्त ऐसी गालियां देगा। हाँ, और उस वक्त जिम के अंदर का माहौल कैसा था? वो लगभग अकेले थे अपने कुछ दोस्तों के साथ। सूत्रों में वो ये भी बताते हैं कि वो नीचे उतरकर भीड़ का सामना नहीं करना चाहते थे। जाहिर है, कौन करना चाहेगा, लेकिन जब भीड़ ने उनकी माँ और परिवार को गालियां देनी शुरू कर दी तब वो खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, वो कहते हैं मैं अपनी फैमिली के लिए गाली नहीं सुन सकता। ये एक बहुत ही मतलब मानवीय प्रतिक्रिया है। हाँ, और जब वो नीचे आए तो पुलिस उन्हें सुरक्षा के लिए कोतवाली ले गई। लेकिन जब भीड़ थी वो कई घंटों तक वहां हंगामा करती रही। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिस पर दीपक और उनके दोस्त विजय रावत दोनों ही सूत्रों में हैरानी जताते हैं। क्या हुआ? बजाय भीड़ पर कार्रवाई होने के दीपक और विजय पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई। एक मिनट, क्या मतलब 150 लोगों की भीड़ पर अज्ञात लोगों के नाम पर एफआईआर होती है? हाँ। और जो शख्स अपनी जान और इज्जत बचा रहा था उस पर 3000 रुपए, एक घड़ी और एक मोबाइल छीनने का आरोप लग जाता है। यही तो इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। इसका कोई तर्क दिया गया है सूत्रों में? देखिए, तर्क के ज्यादा यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है जो सूत्रों में बार बार आता है। कैसा पैटर्न? पहले एक भीड़ इकट्ठा होती है, वो दबाव बनाती है, और फिर कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल उसी व्यक्ति के खिलाफ होता है जो भीड़ के निशाने पर था। अच्छा। सूत्रों के मुताबिक दीपक और विजय का साफ कहना है कि ये सरासर झूठे आरोप हैं। इनका मकसद सिर्फ उन्हें डराना और परेशान करना है। तो ये अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर एक तरह की कानूनी ढाल बन जाती है। बिल्कुल। जबकि पीड़ित पर लगे आरोप बहुत ठोस होते हैं जिससे दबाव बनाना आसान हो जाता है। तो एक तरफ तो ये जमीन पर एफआईआर और भीड़ का दबाव था, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वो एक हीरो बन गए थे। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें बब्बर शेर कहा और #I support मोहम्मद दीपक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा।
तो सूत्रों से क्या पता चलता है, इस ऑनलाइन समर्थन का जमीनी हकीकत पर कोई असर हुआ? देखिए, ये एक दिलचस्प विरोधाभास है जिसे स्रोत उजागर करते हैं। ऑनलाइन समर्थन ने उन्हें एक नैतिक बल जरूर दिया होगा। हाँ, ये एहसास कि वो अकेले नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इससे स्थानीय दबाव या कानूनी मामले कम नहीं हुए। असल में ये दिखाता है कि डिजिटल एकजुटता और जमीनी हकीकत के बीच अक्सर एक बड़ी खाई होती है। मतलब सोशल मीडिया पर आप हीरो हो सकते हैं, लेकिन घर के बाहर खड़ी भीड़ का सामना आपको अकेले ही करना पड़ता है। सूत्रों में जो दीपक की अपनी बातें हैं वो मुझे बहुत दिलचस्प लगे। हाँ। वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं, वो बार बार अपनी माँ की दी हुई सीख की बात करते हैं कि हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ, तो ये इस पूरी घटना को एक राजनीतिक स्टंट के बजाय एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक नैतिक स्टैंड की तरह दिखाता है ना? हाँ, और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके आलोचक इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप उनके इंटरव्यू पढ़ते हैं या देखते हैं तो बार बार इंसानियत और गलत के खिलाफ आवाज जैसे शब्द आते हैं। उनका एक कोट है, अगर मैं आवाज नहीं उठाता तो मैं सोचता कि मैं इंसान ही नहीं हूँ। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनकी प्रेरणा व्यक्तिगत और नैतिक है, राजनीतिक नहीं। उनका मानना है कि हिंदुस्तान सभी का है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं। और नफरत फैलाकर देश आगे नहीं बढ़ सकता। सही बात है। लेकिन उनके आलोचकों ने उन पर यह भी सवाल उठाया कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तब वो आवाज क्यों नहीं उठाते? हाँ, ये सवाल भी आया। इस पर उनका क्या जवाब था? इस सवाल पर उनका जवाब भी स्रोतों में दर्ज है और वो काफी सुलझा हुआ है। अच्छा। वो कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है और उसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि पहले हमें अपने घर, अपने देश में जो गलत हो रहा है उसे देखना होगा। मतलब उनका तर्क ये है कि किसी एक कौम को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश में हो। बिल्कुल, वो अन्याय को अन्याय की तरह देखते हैं, उसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं। और इस सब का उनकी निजी जिंदगी पर क्या असर पड़ा? क्योंकि एक बात है सिद्धांत के लिए खड़ा होना और दूसरी है उसकी रोजमर्रा की कीमत चुकाना। और यहीं पर इस कहानी का सबसे मार्मिक पहलू सामने आता है। स्रोत बताते हैं कि उनका परिवार, जिसमें उनकी माँ, पत्नी और एक 5 साल की बेटी है, वो बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ आज भी एक छोटा सा चाय का स्टॉल चलाती हैं, जैसा कि सूत्रों में बताया गया है। हाँ, और दीपक का जिम कई दिनों से बंद है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है। और उन्हें अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाने में भी डर लगता है। हाँ, ये वाकई में बहुत भारी कीमत है। एक तरफ आप एक हीरो हैं और दूसरी तरफ आपको अपनी बच्ची को स्कूल ले जाने में भी डर लग रहा है। बिल्कुल। उनका एक बयान है जो इस पूरी स्थिति को बयां कर देता है। क्या? वो कहते हैं, मैं इन जैसे गुंडों से मैं डरता नहीं हूँ। और फिर थोड़ा रुककर कहते हैं, असल में जब फैमिली को लेकर बात आ जाती है ना, थोड़ा सा टेंशन होनी शुरू हो जाती है। ये एक बहुत ही सच्ची और मानवीय बात है। हाँ, जो सूत्रों में सामने आती है। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी बड़ी बहसों और सिद्धांतों के पीछे एक इंसान और उसका परिवार होता है जो इसकी असली कीमत चुकाता है। बिल्कुल। तो कोट द्वार की एक दुकान से शुरू हुई ये कहानी, ये हमें एक व्यक्ति के साहस, सामाजिक टकराव और उसके नतीजों की एक बहुत बड़ी और जटिल तस्वीर दिखाती है। हाँ, एक तरफ इंसानियत के लिए खड़े होने पर मिली राष्ट्रीय सराहना है, तो दूसरी तरफ झूठे कानूनी मुकदमे, आर्थिक नुकसान और परिवार पर आया एक गहरा संकट। और ये स्रोत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे सोचने के लिए मजबूर करते हैं। क्या? कि जब समाज में कहीं अन्याय या नफरत की कोई घटना होती है तो एक आम नागरिक की भूमिका और जिम्मेदारी क्या होती है। दीपक कुमार का मामला ये साफ करता है कि आवाज उठाने के दूरगामी और अक्सर तकलीफदेह परिणाम हो सकते हैं। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि चुप रहने के भी अपने मायने होते हैं। बिल्कुल। तो विचार करने वाली बात यह है कि समाज में सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? प्रशासन की, समाज की, या उस अकेले व्यक्ति की जो भीड़ के सामने खड़ा हो जाता है?